Again welcome to on my YouTube channel English with Mustaqim Chauhan. Last lecture we discussed case. Today also we discuss about the case. Dear students, कल के लेक्चर में हमने केस को लेकर डिस्कस किया था और उसके हमने क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था और उसके कुछ पॉइंट जाने थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ताकि आज का लेक्चर भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक्स को। आज भी हम केस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन क्या क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मैं आपको किसी प्रकार का कोई रूल नहीं लिखूंगा, बट मैंने आप लोगों को ये ज़रूर कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, नोटिसेबल चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप उस चीज़ को याद रख सको। तो आइए डिस्कस करते हैं केस को आगे। कल जहाँ से पढ़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन के अंदर हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, या मैं अगर कोष्टक में कहूँ कौन सी कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और कौन सी कंडीशन में केवल अपन किससे काम चला लेते हैं, अपोस्ट्रोफे से ही काम चला लेते हैं। यानी डियर स्टूडेंट्स, आज लोगों को आज पहला पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगा कि किस कंडीशन में हम केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं और किस कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं वो जान लेते हैं। कल हमने अपोस्ट्रोफे एस के बारे में पढ़ाई था, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि किस कंडीशन के अंदर केवल हम अपोस्ट्रोफे से ही काम चला लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा और आप रेगुलर क्लासें ले रहे हो, तो मैं आपको आई मेक श्योर बता दूं कि आपको आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए कमेंट द पॉइंट, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो याद रखना, पहली बात हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड के बाद स से होती है, ये हिसिंग साउंड होती है। और जब भी हमारे वर्ड का प्रोनाउंस क्या रहे, हिसिंग साउंड में रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम में लेंगे, केवल हम अपोस्ट्रोफे काम में लेंगे। आइए फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने मैं 3 वर्ड लिखता हूँ, जिसमें लिखा आपके सामने गर्ल्स हॉस्टल। अगर मैं लिखूँ फॉर कंसाइंस साइंस, अब देखो नीचे लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, स की आवाज़ आ रही है। स की आवाज़ आ रही है तो सिंग साउंड बाद में पढ़ा नहीं जाएगा। तो यही कारण है कि अपन इसमें किससे काम चला लेते हैं, सैक। अगर एक और पॉइंट लिखूँ मैं यहाँ पर, फॉर गॉडनेस, अब इसमें भी सैक की आवाज़ आ रही है, सेक। अगर मैं लिखूँ कस्टमर्स कंप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना, आपको एग्ज़ाम में अगर आपको ये मिला रहे गर्ल्स लगाए फिर अपोस्ट्रोफे एस, फिर आपने लिखा हॉस्टल, तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, गलत होगा। याद रखना, जब भी हम हिसिंग साउंड की बात करते हैं तो हिसिंग साउंड के लिए केवल हम अपोस्ट्रोफे को ही काम में लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात को माइंड में रखना क्योंकि आगे ये बात आपके काम आएगी। तो प्लीज़ इस बात को नोटिस कर लेना कि जब हमें हिसिंग साउंड की बात करते हैं तो इन दिस केस ओनली फॉर वी यूज़ अपोस्ट्रोफे ही यूज़ में लेते हैं। लेकिन हालांकि मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि अपोस्ट्रोफे एस काम में लेते हैं, ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नई चीज़ क्या आई कि हमें कब अपोस्ट्रोफे का काम, अब केवल कब हमें अपोस्ट्रोफे यूज में लेना है। तो कंडीशन यही है कि हिसिंग साउंड में हम अपोस्ट्रोफे काम में लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में अपोस्ट्रोफे को हम काम में लेते हैं। अब आइए इसके कुछ रीजन और जानते हैं, वहाँ पर हमें किस प्रकार से इसके यूज को जानना है। तो पहला पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि जब हम हिसिंग साउंड की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ही अपोस्ट्रोफे को काम में लेते हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो आपके ये है कि पजेसिव वर्ड। याद रखें, जब भी हमें पजेसिव वर्ड मिल जाते हैं तो पजेसिव वर्ड मिलने के स्थान पर या जब पजेसिव वर्ड हमें यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नहीं करते, नो यूज बोथ apostrophe us and apostrophe। डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आपको पजेसिव वर्ड मिल जाए, अब पजेसिव वर्ड क्या होते हैं मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, लेकिन जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे उस समय मैं आपको इनके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इनके भी क्या यूजेज होते हैं, इनके कैसे इनका सीक्वेंस होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ वर्ड लिख देता हूँ। जैसे पोजीशन का मैंने आपने कल बताया था, इसका मतलब होता है अधिकार बताना, कौन कौन से वर्ड होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूँ माई, ठीक है, आपका माइन हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, दियर हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, आपके पजेसिव वर्ड हैं। याद रखना, जब भी पजेसिव वर्ड आ जाए तो ऐसी केस में हम ना तो अपोस्ट्रोफे एस काम में लेते हैं और ना ही अपोस्ट्रोफे काम में लेते हैं, दोनों ही काम में नहीं लेते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने मैं 3 वर्ड लिखता हूँ। पहला वर्ड मैंने लिखा योर फेथफुली, दूसरा मैंने लिखा योर्स फेथफुली, तीसरा मैंने आपके सामने लिखा योर्स फेथफुली, ठीक है। और मैंने आपके सामने लिखा, अगर अगला एक और वर्ड में लिखा योर्स फेथफुली। अब आपके सामने मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, कुछ फ्रेज लिखी है और इन फ्रेज को आपको जानना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए, जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या कहा था कि पजेसिव वर्ड के साथ हम कोई भी अपोस्ट्रोफे एस लगाते नहीं हैं, यानी ना तो अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं ना ही अपोस्ट्रोफे काम में लेते हैं। आइए इन फ्रेज पे हम काम करते हैं। पहला फ्रेज आपके सामने है योर फेथफुली। योर फेथफुली हम आप एप्लीकेशन लेटर में लिखते थे, तो क्या योर फेथफुली लिखना सही है? योर फेथफुली लिखना सही नहीं है, योर फेथफुली लिखना गलत होगा। आपके योर फेथफुली लिखना गलत होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? अब क्यों गलत होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो योर्स फेथफुली लिखना सही है या गलत? ये योर्स फेथफुली लिखना सही है। अब क्यों सही है वो रीज़न अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो, ये तो दोनों ही ऑप्शन से बाहर है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम पजेसिव वर्ड काम में लेते हैं तो हमें क्या करना है, ना तो अपोस्ट्रोफे को काम में लेना है और ना ही अपोस्ट्रोफे एस को काम में
लेना है। तो ये दोनों ही गलत हुए हमारे, सही ऑप्शन बी हुआ। अब आइए इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि क्या कारण है ये सही है और क्या कारण है ये गलत है। क्योंकि एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इस बात का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है कि तीनों आंसर जो आपके गलत है वो क्यों है। अगर आपको ये पता है, ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये बात इम्पोर्टेंट नहीं कि पहला ऑप्शन सही है, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों ऑप्शन गलत क्यों है। अगर आप इस फिलॉसफी पे काम करोगे ना तो आपको जल्दी ही सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तीनों गलत क्यों हैं। दो तो आपको समझ में आ गए कि हमें पता है कि जब हम पजेसिव वर्ड को काम में लेते हैं ना तो अपोस्ट्रोफे काम में लेते हैं, ना ही अपोस्ट्रोफे एस काम में लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या कारण है कि योवर्स काम में लेंगे, क्या कारण है कि योवर फेथफुली काम गलत है और क्या कारण है कि योवर्स फेथफुली सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये चीज़ आपकी तब क्लियर होगी जब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट पढ़ा दूंगा। जब हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतनी बात याद रखें कि जो योर पजेसिव, देखो एक होता है आपके टेबल के अंदर आपने देखा, एक होता है आपके पजेसिव एडजेक्टिव और एक आपके होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो हमें पता है एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है। देखो योर जो है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है और आपका जो योर्स है वो आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दोनों में डिफरेंस जाना, योर और योर्स में डिफरेंस क्या है। योर जो है वो क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और जो योर्स है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है अपने बाद क्या लेता है, एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है। क्या लेता है, नाउन। आ जाइए यहाँ पर, मैंने आप लोगों को कहा है कि एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फेथफुली है। फेथफुली क्या है डियर स्टूडेंट्स, फेथफुली यहाँ पर नाउन नहीं है। फेथफुली यहाँ पर क्या नहीं है, नाउन नहीं है। फेथफुली यहाँ पर क्या नहीं है, नाउन नहीं है। फेथफुली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट, फेथफुली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। जब हम एडजेक्टिव के आगे एल जोड़ देते हैं तो वो हमारा कौन सा पोर्शन हो जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। जब हम नाउन के साथ में एल जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें आप कि यहाँ पर जो योर है वो क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, जबकि फेथफुली क्या है, एडवर्ब है। तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो योर के बाद हमें नाउन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर तो योर फेथफुली आ रहा है, ये एडवर्ब है, तो फेथफुली योर के साथ फेथफुली लिखना गलत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि योर के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या एडवर्ब, तो ये हमारा गलत हुआ। अब आ जाइए कि ये योर्स प्रोनाउन होते हैं, इन्हें किसी भी नाउन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए क्या है, सही है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि जब भी हम पजेसिव वर्ड को काम में लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ना तो अपोस्ट्रोफे को काम में लेते हैं, ना ही अपोस्ट्रोफे एस को काम में लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं कि तीसरा रीजन क्या है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं आपको मेंशन करने के लिए बार बार बोलता हूँ। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके माइंड मेंशन करने के लिए बोलना पड़ता है ये चीज़ें, ताकि आपका माइंड सेटअप रहे। अब आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। पहला पॉइंट क्या बताया था, पहला पॉइंट हिसिंग साउंड के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, पजेसिव वर्ड के बारे में। अब आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपना तीसरा पॉइंट क्या है वो समझते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा वो है, वो क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है कंपाउंड नाउन। अब तीसरा पॉइंट अपने पास आता है कि कंपाउंड नाउन का जब यूज करते हैं तब हम अपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं,
जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर एक पर्टिकुलर मीनिंग बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब आपके सामने मैंने ये लिखा है ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा है, ब्रदर इन लॉ। अब ये क्या कर रहा है, दो से तीन वर्ड मिलकर एक मीनिंग बना रहे हैं। ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, जीजाजी भी बोलते हैं, साला भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखे, कंफ्यूज ना होए। तो मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक पर्टिकुलर मीनिंग बताते हैं, ये तीनों वर्ड मिलकर एक वर्ड बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, या तो जीजा या साला। तो यहाँ पर ये एक मन बता रहे, तो हमारा ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। पहले मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बता दिया कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। अब आइए इसके आगे काम करते हैं कि मैंने आपको ये चीज़ लिखी, इसमें क्या यूजेज बताना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो कंपाउंड नाउन में जब हमें पोजीशन लगाना हो तो हम कौन से एलिमेंट पे लगाएंगे, लास्ट वाले एलिमेंट पे लगाएंगे। कौन से एलिमेंट पे लगाएंगे, लास्ट वाले एलिमेंट पे लगाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि किस प्रकार करना है। अब आपके सामने मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब मैं कहूँ, जैसे मैं लिखा ब्रदर इन लॉ हाउस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी कंपाउंड नाउन की बात करें और कंपाउंड नाउन में हमें पोजीशन लगाने को कहा जाए तो हमें लास्ट वाले एलिमेंट पे लगाना है। तो हमारा क्या होगा, ब्रदर इन लॉज हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार हमें कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कंपाउंड नाउन आएगा तो याद रखना लास्ट वाले एलिमेंट पर आपको अपोस्ट्रोफे एस लगाना है। आवश्यकता के अनुसार, अगर आवश्यकता होगी अपोस्ट्रोफे की तो आप अपोस्ट्रोफे लगाओगे, अगर आपको आवश्यकता होगी अपोस्ट्रोफे एस की तो आप अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए चौथे वर्ड्स की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि किस प्रकार हमें अपोस्ट्रोफे का यूज़ करना है। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे के यूजेज सीख रहे हैं कि किस प्रकार हमें एग्जाम में अपोस्ट्रोफे के क्वेश्चंस मिलेंगे और किस प्रकार हमें उन्हें सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आज चौथा पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। फोर्थ पॉइंट अपना क्या है, फोर्थ पॉइंट अपना ये है कि जितने भी कॉमन जेंडर प्रोनाउन, मैंने आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तो आपकी जो चीज़ें अभी डाउट है मैं आपको इनको डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे उस समय मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर प्रोनाउन क्या होते हैं वो देख लें आप। somebody, ठीक है, एवरीबॉडी, नोबडी, ठीक है। तो ये और भी है एक्सेट्रा, लेकिन जब हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने का मेरा मतलब ये है कि जब हमें कॉमन जेंडर प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाना है तो हम इनके बाद लगा देंगे। अगर मैं लिखूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूँ तो मेरा ये लिखना सही होगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडीज लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें इसमें लास्ट वाले यानी लास्ट एलिमेंट यानी बॉडी के बाद हमें अपोस्ट्रोफे एस लिखना है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, एवरीबॉडीज लाइफ शुड बी
ऑनर, यानी प्रत्येक की लाइफ क्या होनी चाहिए, आदरणीय होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पॉइंट में समझा कि जब हम कॉमन जेंडर्स की बात करते हैं, रिपोलिकल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आते हैं अपने, वन, अनदर। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बट डोंट माइंड, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उस समय हम इनको डिटेल से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा वन, अनदर, ईच अदर, अनदर, ये क्या होते हैं, रिपोलिकल प्रोनाउन होते हैं। जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे उस समय मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रखें, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इन दोनों का यूज सेम है कि लास्ट वाले एलिमेंट के बाद ही हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं बोथ ऑफ them understand each other's problem। मैंने आपके सामने लिखा both of them understand each other's problem। तो यहाँ पर हमने देखा अदर्स के बाद हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस को लगाया। तो तीसरा चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि जब हम कॉमन जेंडर प्रोनाउन की बात करते हैं या हम वन, अनदर, ईच अनदर की इनकी बात करते हैं, जब भी इनके बाद हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो लास्ट वाले वर्ड के बाद हमें लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका ही एक ले लेते हैं, जब इनके साथ एल्स आ जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। 5वां पॉइंट इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब हमें इनके साथ एल्स मिल जाए, क्या मिल जाए, एल्स। जैसे मैं लिखूँ somebody else, ठीक है। अब जब हमें इनके बाद एल्स वर्ड मिल जाए ना, तो हमें अपोस्ट्रोफी किसके बाद लगाना है, एल्स के बाद ही लगाना है। अगर मैं लिखूँ nobody else life, तो एक मैंने ये लिखा और एक मैं लिखूँ सेंटेंस वर्ड फ्रेज लिखूँ। अगर मैं एक फ्रेज लिखूँ nobody else life, तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से सही ऊपर वाला होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम एल्स की बात करते हैं, अगर कॉमन जेंडर प्रोनाउन के साथ क्या आ जाए, एल्स आ जाए, तो हम अपोस्ट्रोफी एस किसके बाद लगाते हैं, एल्स के बाद ही लगाते हैं। तो पहला हमारा सही, दूसरा हमारा गलत। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और जल्द से जल्द इनके एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने मैं कुछ वर्ड लिखूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा सनी देओल एंड बॉबी देओल फादर्स, या फादर ले देते हैं जी, फादर। अगर मैं लिखूं राम्स एंड सीतास लाइफ, अगर मैं लिखूं आपके इंडिया एंड चाइना's कल्चर, अगर मैं लिखूँ इंडियाज़ एंड पाकिस्तान LOC लाइफ ऑफ कंट्रोल, तो आपके सामने में इन एग्जाम्पल लिखा। अगर मैं लिखूँ सीता एंड गीता's
हस्बैंड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ फ्रेज लिखी है और इन फ्रेज के माध्यम से जो अगला अपना पॉइंट है वो अगला पॉइंट ये है कि जब हमारा कॉमन सेंस, जब हम कॉमन सेंस की बात करें, जब दो फ्रेज के बीच में अगर एंड कंजक्शन आ जाए, आप इस बात को आप ध्यान से सुने कि जब दो नाउन फ्रेज के बीच में अगर एंड कंजक्शन का यूज लेते हैं, अगर उसका सेंस कॉमन में जाता है, किस में जाता है, कॉमन में जाता है, तो आने वाला जो नाउन होगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा या प्लूरल काउंटेबल होगा। याद रखना इस बात को कि जब हमें दो फ्रेज के मिडल में, बीच में अगर एंड कंजक्शन लगा दिया जाए और हमें पूछे कि नाउन अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा और आने वाला नाउन जो होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखना, अगर आपका सेंस कॉमन में जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पास आने वाला नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब आपका सेंस स्प्लिट में जाएगा, जब आपका सेंस किस में जाएगा, स्प्लिट में जाएगा, तो आपका आने वाला जो नाउन होगा, वो क्या क्या हो सकता है, वो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है या अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। याद रखना कि जब हमें एंड कंजक्शन मिले फ्रेज के अंदर और एंड कंजक्शन मिले और हमें पूछे, अगर हमारा सेंस कॉमन में जाता है तो आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन हमारा सेंस स्प्लिट होगा, अलग अलग होगा, तो आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब आपके सामने मैंने लिखा, यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, अपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूँ। अब पहला मैंने लिखा सनी देओल्स एंड बॉबी देओल फादर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने दोनों पे लगाया, इस पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया और इस पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इन दोनों के फादर कौन है, एक ही है, दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। सन्नी देओल और बॉबी देओल अपने आप में क्या है, भाई भाई है। तो भाई भाई है तो कौन सा सेंस आ रहा है, कॉमन सेंस आ रहा है। कौन सा सेंस आ रहा है, कॉमन सेंस, या कह सकते हैं यूनिट सेंस आ रहा है। जब कॉमन सेंस आ रहा है तो आने वाला नाउन क्या होगा, आपका आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है। तो जब कॉमन सेंस है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ये तो बात सही है, नाउन अपने सही है। लेकिन हम दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं, अलग अलग, जब वो क्या हो, स्प्लिट हो। तो यहाँ कॉमन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे। अपोस्ट्रोफी एस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि दोनों नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस जब लगाते हैं जब दोनों किस में हो, स्प्लिट हो, अलग अलग हो। लेकिन सनी देओल और बॉबी देओल के पिता क्या एक है, दोनों के फादर्स एक है। तो यहाँ पर ये कॉमन सेंस के लिए यूज किए जा रहे हैं, और जब ये कॉमन सेंस के लिए यूज किए जाते हैं तब हम एक ही नाउन के साथ, यानी बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। दोनों में अपोस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं, जब दोनों नाउन किस सेंस में जाओ, स्प्लिट में। आइए एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। अब मैंने आपके सामने लिखा राम्स एंड सीताज लाइफ। अब देखो, राम की लाइफ अलग है, सीता की लाइफ अलग है, तो दोनों स्प्लिट हो गए। राम की लाइफ अलग, सीता की लाइफ अलग, दोनों की लाइफ अलग। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाला नाउन जो होगा वो क्या हो सकता है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन तो हमारा सही आ रहा है कि लाइफ अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल है। वैसे अगर मैं बात करूँ लाइफ क्या होती है, लाइफ हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है सभी की सभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाती है। तो लाइफ तो हमारे सही है, राम्स अपोस्ट्रोफी एस सही है, सीता सही है।
क्यों सही है? क्योंकि ये स्प्लिट है, दोनों की लाइफ अलग अलग है। जब दोनों की लाइफ अलग अलग है, मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों की लाइफ अलग अलग हो या स्प्लिट सेंस हो तो हम दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो मैंने राम्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया और सीता के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना सही है। तो दूसरा फ्रेज हमारा क्या होगा? सही होगा। और हमने पहले में सही करा, हम अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे। अब आइए तीसरे नाउन फ्रेज की तरफ चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब देखो, इंडिया एंड चाइना कल्चर्स, चाइनाज कल्चर। तो यहाँ पर देखो कल्चर सबसे पहले आपका क्या होगा? कल्चर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का कल्चर, देखो इंडिया का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग है, यानी स्प्लिट की अलग अलग की बात हो रही है। जब अलग अलग की बात होती है तो मैंने आपको क्या कहा था, दोनों नाउन के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, तो यहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की आवश्यकता होगी। तो डियर स्टूडेंट, देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब अलग अलग की बात करें, तो दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और जो आने वाला नाउन होगा वो या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। इंडियाज एंड पाकिस्तान LOC लाइफ कंट्रोल लाइन होती है ये, तो दोनों की क्या है? एक ही है। तो जब कॉमन की बात हो रही है तो हमें दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे। अब यहाँ पर आइए अगले नाउन फ्रेज की तरफ चलते हैं, सीता एंड गीताज हस्बैंड्स। अब देखो सीता और गीता दोनों के अलग अलग हस्बैंड है, दोनों के अलग अलग हस्बैंड है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों के अलग अलग स्प्लिट सेंस हो यानी दोनों अलग अलग हो तो दोनों नाउन के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत है, यानी दोनों नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीता के साथ नहीं लगाया गया है, केवल गीता के साथ लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी एस, और ये हमारा फ्रेज हुआ सही। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया आज का जो लेक्चर पढ़ा है इसमें मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ा है। हमने केस की यूज पढ़े हैं, कल इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सोल्व करना है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस के यूज सिखाए कि किस प्रकार से आपको अपोस्ट्रोफी एस को काम में लेना है। तो लास्ट वाला अपना पॉइंट ये था कि जब हमें एंड कंजक्शन मिले और उसके दोनों तरफ नाउन हो, अगर वो कॉमन सेंस में है, यानी दोनों के लिए एक नाउन आ रहा है, दोनों नाउन के लिए अगला एक नाउन आ रहा है, तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा केवल एक ही नाउन के साथ। और कौन सा नाउन? बाद वाला नाउन। जैसे इसमें मैंने लिखा सनी देओल एंड बॉबी देओल्स फादर, तो आने वाला नाउन क्या होगा? या तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो फादर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और हमने अपोस्ट्रोफी एस को हटाया, केवल बाद वाले के बाद में क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी एस से लगा दिया। लेकिन जब हमारा स्प्लिट सेंस हो तो दोनों नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और जो आने वाला नाउन होगा वो होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और क्या हो सकता है? आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इस संकटकालीन समय में अपने घर पे बैठ कर सुरक्षा के साथ स्टडी करें। थैंक यू।